अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे। मैं तकरीबन रोज ये दो आयात तिलावत करता हूँ। रब्बि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये बात जो मैं कहता हूँ कि अगर हम दुनिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम कामयाबी चाहते हैं तो सच बात किया करें, सीधी बात किया करें। ये बात करना कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आपका ओपोनेंट जो है वो झूठ से काम ले रहा हो और आप सच बोल रहे हैं, तो आपको अपनी शिकस्त महसूस हो रही होती बिल्कुल, और आप उसके ऊपर जो है वो कोई इल्जाम तराशी भी फिर चाहते हैं, जैसे ये लगा रहा है मैं भी लगाऊं। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर कोई इल्जाम तराशी करते हैं हम शैतान के साथ हो जाते हैं। जब वो इल्जाम तराशी कर रहा होता है तो वो शैतान उसके साथ होता है और उसको वक्ती तौर पर कामयाबी नजर आ रही होती है। लेकिन अगर हम अपने दिल में ये बात रखेंगे यार ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने मुझे इस बात से मना किया, मैंने इसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, अपने आप को डिफेंड करना, मैंने इसके ऊपर कोई अटैक नहीं करना, तो आप यकीन करें कि आपको कामयाबी ही मिलती है अल्टीमेटली। उसको रुसवा ही होना पड़ता है और वो चीज़ अगर आपसे छिन भी जाए तो उससे बेहतर अल्लाह ताला फिर आपको अता करते हैं। क्यों? अल्लाह ताला कहते हैं कि यार इसने इस मुश्किल हालात में भी मेरा ही सोचा है इसने। ये बड़ी बात है ना कि आप अल्लाह को देख नहीं रहे, पता नहीं है नहीं है, दिल में शक भी है। फ्रंट पे तो फिलहाल बंदा ही है ना जो सामने खड़ा है, आपको फिजिकली नजर आ, लेकिन फिर भी आप दिल में है यार नहीं, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा इस काम से, कोई बात नहीं, ये चीज जाती है जाने दो, मैं वक्ती तौर पर जो है ना इसको देख लूंगा, कोई बात नहीं। तो मैंने मेरा ये तजुर्बा है कि अल्लाह ताला आपको बेहतर चीज अता करते हैं, या तो उसको जलील फरमा देते हैं या आपको उससे बेहतर चीज अता फरमाते हैं और आपको ख्याल भी नहीं होता कि यार ये कहाँ से, अल्लाह ने सब्र करने की जरूरत होती है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम दुनिया आखिरत में इज्जत चाहते हो तो मेरे मेरे रसूल की इताअत करना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि दुनिया के बैकएंड के ऊपर मैं क्या चला रहा हूं। जैसे आप सॉफ्टवेयर में मुझे देख रहे हैं, उसके बैकएंड के ऊपर एक एल्गोरिथम चल रही है ना, हमें तो उससे गर्ज नहीं है ना, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो बता रहा है कि भाई मुझे पता है तुम ये क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा, परेशान नहीं हो। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। नहीं जी, आज हम शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर करना मुझे याद करवा दिया कि करें। सितंबर 2020 में एक क्वेश्चन है ये वाला, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने कहा स्टार्टअप शुरू करा, इसको देखें। कहते हैं जी, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, under the provisions of income tax ordinance rules made thereunder, comment on the above tax computation for tax year 20, give suggestions where required, रिवाइज कंप्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ वो कंप्यूटेशन ही मांग रहा है, वो कह रहा है जो कंप्यूटेशन की गई है उसके ऊपर कमेंट करें आप। ये सवाल है यहाँ पर, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब कमेंट करने का स्टाइल क्या होना चाहिए? जो चीज आपको नजर आ रही है ठीक है उसको बता दें ये ठीक है, जो गलत नजर आ रही है वो बता दें, या सिर्फ गलत चीज की हाईलाइट कर दें। Mr. A has completed his MBA from a university in USA. He had been living there since August 2016। हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? हाँ जी, 24।
ठीक है। अब जरा इसमें, अगर कोई शख्स पाकिस्तान में काफी देर ना रहा हो, पाकिस्तान वापस आ जाए। अच्छा, हम खुद से दो चीजें ज्यूम करते हैं कि वो रेजिडेंट है और वो सिटीजन है, अगर ना बताया जाए। ये अजम्पशन होती है क्वेश्चन की। ठीक है। और ये जो है ना, पाकिस्तान से बाहर रहा, बहुत दफा एग्जामिनर ने ये पूछा है, इससे मुराद होती है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। और जो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट होता है उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है, एग्जाम होती है, सारी लेकर आए या ना लेकर आए। फॉर हिज एजुकेशन एंड केम टू पाकिस्तान ओनली सिंस 2021 फ्रॉम 10th मार्च टू 30th सितंबर। तो आप देखें कि अगर कोई शख्स 3 और 21 को और 30/9/21 को आए, तो क्या वो रेजिडेंट बन जाता है पाकिस्तान का या नहीं? 183 डेज पूरे हो जाते हैं। कहता है 2021 में वो आया। हमने, हमारी कंडीशन ये है कि अगर पाकिस्तान का कोई सिटीजन हो, प्लस इस साल रेजिडेंट हो, और पिछले 4 साल में वो नॉन रेजिडेंट हो, ये अगर कंडीशंस पूरी हो जाए, तो वो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो इस साल और उससे अगले साल की एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो उसने पिछले, हम 24 में है ना, तो उसने पिछले 23, 22, 21 का हमें डिटेल बताई है कि उस साल वो रेजिडेंट था या नहीं था। अब देखें कि इसमें 10th ऑफ मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये रेजिडेंट बन जाता है ये। हाँ सॉरी, मैं गलत कर गया। मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सही कह रहा हूँ। मैं गलत पढ़ रहा हूँ, आजमा नहीं रहा था, नहीं गलत कर गया। तो इसका टैक्स ईयर यहाँ क्लोज हो रहा है। तो इस साल भी रेजिडेंट है और इस साल का भी नॉन रेजिडेंट है, सॉरी। तो पिछले 4 सालों में क्या था, वो नॉन रेजिडेंट था, तो सारी कंडीशन पूरी हो गई। इस साल रेजिडेंट है, इस सिटीजन भी है और ये है। And then went back to USA to complete his MBA. Along with his studies, he was also doing a part-time job at a restaurant in USA till November 23। हमारा टैक्स ईयर 2024 जो है ये स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 23 से 30th जून 24 तक। तो 23rd ऑफ नवंबर जो है वो यहाँ पर कहता है ये जॉब करता है। He returned to Pakistan on 1 December 23। यहाँ पर वो पाकिस्तान वापस आ गया। एंड ट्रेडिंग बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी, और उसने बिजनेस भी पाकिस्तान में स्टार्ट कर दिया, तो पाकिस्तान का रेजिडेंट भी हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन भी उसने बता दी, ये इंफॉर्मेशन भी बता दी, ये नहीं बताई, तो ये हम अज्यूम कर लें। सही है। बिलो इज द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और लॉस फॉर टैक्स ईयर 2024। इनकम फ्रॉम सैलरी यूएसए फॉरेन सोर्स सैलरी इसने की है। पहले आप इस पे कमेंट देंगे ये एग्जाम है एग्जैक्ट, तो पहला कमेंट आपने इसके ऊपर देना है एग्जाम में, फॉरेन सोर्स सैलरी। तो लिखेंगे द फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ मिस्टर ए इज एग्जाम्ड एज एज इज अ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सेक्शन याद हो, गार्मेंट 51 सेक्शन है, उसका रेफरेंस दे सकते हैं। नहीं याद तो पंगा लेने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ऐसे ही जो है ना वो खाम का बादशाह ना बने। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस he is a returning expatriate and his foreign source income for this year and the next year is exempt from tax। तो ये हो गई इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये पाकिस्तान सोर्स है उसका। कहता है जी रेवेन्यू, रेवेन्यू उसने कितना दिया है, उसका है 4 लाख रुपया। डिडक्शन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने माइनस की है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, डोनेशन उसने माइनस की है। तो एक तो डायरेक्ट इसके ऊपर आपने कमेंट करना है, ये अलाउ नहीं है। क्रेडिट मिलना नहीं मिलना वो बात का मसला है, फिलहाल उस पर अलाउ नहीं है। टैक्सेबल इनकम तक ये पहुंच गए। इसका उसने नोट दिया हुआ है, इसके ऊपर आप नोट नहीं देंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर उसने कोई नोट, तो अज्यूम किया जाएगा ये ठीक है। तो आपका नोट किसके ऊपर होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा और एक ये दो, 2 and 3। फिर वो कहता है जी फॉरेन सोर्स इनकम उसने जो कैलकुलेट की है, ये जो डोनेशन उसने फॉरेन में दी है, ये भी उसको नहीं मिलेगी, और ना ही उसकी टैक्सेबल इनकम फॉरेन में ये होगी क्योंकि वो है ही एग्जाम्प्ट।
क्योंकि वो है ही एग्जाम, इसलिए ये तो निकल गई। अब हमारे तीन कमेंट्स बनते हैं। कहता है जी सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड, ये इसकी बात कर रहा है। इंक्लूड उसमें शामिल है सैलरीज ऑफ 840 पेड टू टू एम्प्लॉइज इक्वली इन कैश, withholding income tax was deducted as required under income tax ordinance। दो एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, ये मंथली है या एनुअल है, क्योंकि डेटा सारा एनुअल है। अगर एग्जाम में कुछ ना बताया जाए तो क्या लेंगे, ये एनुअल है। अब दो एम्प्लॉयज हैं और 840 डिवाइडेड बाय टू कितनी हो गई, 420,000 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि मंथली लॉ ने लिमिट लगाई ना 32,000 की, तो कितना आ गया आंसर, 35,000। तो हम कहेंगे कि ये सैलरी 32,000 तक कैश में दी जा सकती थी। तो इसको आप फिर पॉइंट इसमें बताएंगे जो उससे बताया ना, एडमिन एंड सेलिंग, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। पहला आप हेडिंग देंगे एग्जाम के अंदर सैलरीज का, फॉरेन सोर्स सैलरी इसका, इसके ऊपर आप लिखेंगे नंबर टू। फिर आप नीचे पॉइंट में जाकर लिखेंगे कि इसके सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, इसका बताएंगे एज द सैलरी पर मंथ पर एम्प्लॉय exceeds 32,000 which is paid in cash, hence it is disallowed। So 840,000 is disallowed and shall be added back in the loss। इसको लॉस डिक्लेयर कर रहा है ना, उसमें होनी चाहिए। कहता है जी रुपीज 600,000 रिस्पेक्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी विच वाज कंडक्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। आप कहेंगे ये जो फिर इस ये भी डिसअलाउ है, ये क्या है, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, राइट, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड शुड बी अमोर्टाइज्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। बस उसके ऊपर बता देंगे। अगर आपको रेट याद है 20% वो लिख दें, सेक्शन याद है तो वो लिख दें। तो आप कहेंगे ये भी डिसअलाउ है, रादर देयर शुड बी अमोर्टाइजेशन ऑफ दिस। फिर कहता है जी डोनेशन ऑफ सिक वाज पेड टू चैरिटेबल हॉस्पिटल इन पाकिस्तान एंड 250 वाज पेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन यूएसए। ठीक है, ये तो डिसअलाउ है ना 250 वाला, ये तो हमें फॉरेन का है ही डिसअलाउ। आप बताएंगे ये भी डिसअलाउ है, चैरिटेबल हॉस्पिटल इन पाकिस्तान जो है दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, रादर इफ this amount is paid as per the provisions of income tax ordinance 2001, then a tax credit should be calculated if there is a taxable income। So it seems that there is no taxable income, right? In case there is no taxable income, then no tax credit will be allowed। इंशाल्लाह ताला आपको इन पॉइंट्स के पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे। सही है। यहाँ उसने कमेंट्स, आपने कैलकुलेशन ही उसने मांगी हुई, वो आपने करनी भी नहीं है। ठीक है जी, ये है जी लिबास एंड कंपनी का सितंबर 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एओपी एंड सबा फॉर टैक्स ईयर 20। तो यहाँ एओपी की भी आ गई और सबा की भी कैलकुलेशन आ गई। टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स दोनों चीजें पूछी हैं। तो एओपी का क्या तरीकेकार है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। फिर इसमें आप क्या करेंगे, ज़कात वगैरह माइनस करें, और अगर कोई कंपनी का शेयर हुआ तो माइनस कर देंगे। फिर आपकी डिविजिबल इनकम आ जाएगी, वो मेंबर में उसमें डिस्प्यूट होगी, प्लस इसके ऊपर टैक्स इस तरह से आएगा। ये हमारा तरीकेकार है। तो हमने सबा को जो उसकी मेंबर नजर आ रही है, तो यानी हमें रिक्वायरमेंट से पता चला कि ये क्वेश्चन किसका है, एओपी का क्वेश्चन है। ठीक है जी। लिबास एंड कंपनी, देखिए ये कंपनी डजंट मीन कि ये कंपनी है, कंपनी डजंट मीन कि ये एक कंपनी है, कंपनी नहीं है। बस हमें कंपनी का क्वेश्चन तो नॉर्मली एग्जाम में मिलना भी नहीं, उसके साथ लिमिटेड लिखा होता है कंपनी के साथ। विद द मेंबर्स सबा, जुनेद एंड अकरम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1:2। तो अगर 1:1 और 2 हो, टोटल कितना हो जाएगा,
4, तो सभा का शेयर कितना होगा? 1/4। ये आपको 7वीं 8वीं में विरासत के कानून पढ़ाए जाते हैं। हमें इतने ज्यादा विरासत के असूल पढ़ाए जाते हैं और विरासत हम फिर नहीं देते। During the year, AOP earned profit before tax of 8.5 million from its principal business. ये income from business आ गई। एक heading, that is trading of garments. In addition, AOP is also involved in purchase and sale of foreign securities listed in Pakistan Stock Exchange. ये जो सेपरेट ब्लॉक की आइटम है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की आइटम, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी मेंबर्स में, इसने सेपरेट ही रहना है। ठीक है। अच्छा जी, क्या क्या है? नेम ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी XOK, इन्वेस्टर आप हैं। इन्वेस्टर कौन है? लिबास एंड कंपनी। और ये क्या है? इन्वेस्टी मीन जहां आपने इन्वेस्टमेंट की है। और सारी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। PBB और OOI लिमिटेड। तो डिटेल ऑफ परचेज, डिटेल ऑफ सेल, सबसे पहले सेल को देखें। 29 जून 24 को है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 2 लाख। प्राइस पर शेयर कितनी है? 2 लाख। कहता है सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ दीज शेयर वाज क्रेडिटेड टू AOP's बैंक अकाउंट ऑन 2 जुलाई 2024 के अंदर जो है ये उसको क्रेडिट किया गया था। हमने सेल कब की है इन शेयर्स को? 29 जून 24 को। तो क्रेडिट, वो कहता है क्रेडिट साल के बाद किया गया, उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना भाई। मैंने जब सेल कर दी, ये कौन सी रिसीट बेसिस पे होनी है? अक्रूवल बेसिस पे होनी है ना। आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपकी बिजनेस और आपका कैपिटल गेन, ये तीनों अक्रूवल बेसिस पे होते हैं। आपकी सैलरी और आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रिसीट बेसिस पे चल रही होती है। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन उसने ऐसे ही हमें छेड़ा है, गुदगुदी की है उसने कि हिलता है या नहीं हिलता। तो बी स्ट्रॉन्ग। और ये शेयर हमने बाय किए थे 2 लाख रुपए के। कब किए थे? 1 अक्टूबर 2020 के अंदर। हमने क्या डिस्कस किया हुआ है कि हमारे रेट्स क्या होंगे? वो सिक्योरिटीज जो 30 जून 2022 तक बेच दी जाएंगी, अक्वायर की होंगी, अक्वायर की होंगी, उनका रेट आज अगर हम बेचेंगे तो कितना होगा? 12.5%। और ये सिक्योरिटी जो है वो उससे पहले की है। इसका मतलब इसका गेन कितना होगा? 12.5% पे होगा। PBL की उसने ये बात बताई है कि PBL में 55,000 शेयर उसने 145 के किए थे और उसके बाद 1,01,50 पे उसने बाय किए थे। 1 लाख शेयर उसने बेच दिए हैं। अब क्या हुआ कि दो तरह की बाइंग्स हैं, एक तरह की सेल है, तो फाइफो लगेगा। पहली बात ये है। तो कौन से बिकेंगे? 55,000 और 45,000, इसमें से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो बिकेंगे। अब ये शेयर जो हैं, देखें छेड़खानी कितनी की है उसने। ये शेयर जो है ये दोनों ही इससे पहले है ना, 30 जून से, कि अलग अलग है? पहले हैं। अब देखिएगा, अगर ये यहाँ वो 3 लिख देता तो इन 45 का गेन अलग रेट पे होना था, 55 का रेट अलग होना था। यानी जो शेयर यहाँ क्वायर किए गए और आज बेचे जा रहे हैं उनका जो टैक्स होना था 12.5%। और जो शेयर यहाँ क्वायर किए गए आज बेचे गए हैं उनका रेट अलग होना 15% होता। अच्छा, ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? इल्हाम हुआ है मुझे अभी जिससे मैं पढ़ रहा हूँ। ये रेट्स कैसे पढ़ रहा हूँ? ये कैपिटल गेन्स के अंदर थे। तो चूंकि ये दोनों ही जो है वो 30 जून 22 से पहले वाली हैं, लिहाजा रेट सेम होगा। लेकिन यहाँ एग्जामिनर ने फाइफो का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया। तो 180 के सेल किए थे, सॉरी 180 के सेल किए हैं, ये 145 के थे और ये 150 के थे। आ गया जी। अगले शेयर है 78 के सेल किए हैं, 150 शेयर हैं, 150 ही थे। और डेट है जी 15/3/24। ठीक है। बाय किए थे 86 के। तो ये और डेट थी 15/2। ठीक है। इनके ऊपर रेट कौन सा लगेगा? 15%। इनके ऊपर रेट क्या होगा? 12.5%। सारे सेपरेट ब्लॉक में हमारे होंगे।
नोट में कहता है जी, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फंड फॉर मेकिंग दिस परचेज एओपी बोरोड 5 मिलियन इन कैश फ्रॉम इमरान। मेरे से उन्होंने 50 लाख रुपया ले लिया उन्होंने। हु इज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग मनी। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं सूद नहीं खाता भाई। एट 15% पर एनम, और उन्होंने उसके ऊपर क्या किया, उसे कैश ले लिया था। कौन से, ये वाले, लोन लिया था ना इससे। तो ये एक्सपेंस हमें अलाउ होगा, ये हमें एक्सपेंस भी अलाउ हो जाएगा ना। इग्नोर इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, वो जो थे ना हमारे 0.5% ऑफ द परचेज एंड 0.5% ऑफ द नोशनल एक्सपेंसेस को क्या करें, इग्नोर कर दें। जान छोड़ी उसने हमारी। ये हो गया। तो हमें इसमें क्या होगा कि हमने 150 जो था वो 150 × 86 कितना बनता है ये। हाँ जी, 129। बस 1.5 लाख को 86 से मल्टीप्लाई करें। नहीं बेटा, कैसे हो सकता है। यहाँ कितने जीरो लगाऊं, 1 2। ये है ना, इतने के हैं। मैं इसलिए देख रहा था कि अगर ये अमाउंट ज्यादा हो तो मैंने जो है इतने तक ही लेना है। मिसाल के तौर पे अगर ये अमाउंट होती 2.9 मिलियन, तो फिर मैंने इस सारी अमाउंट के ऊपर सूद नहीं लेना था ना। फिर मैंने सिर्फ उतनी अमाउंट पे लेना था जो मेरी इस्तेमाल हुई। ये तो ज्यादा है, इसका मतलब पूरी अमाउंट सारी की सारी इसमें खपत हो चुकी हुई है। तो सारी अमाउंट का जो मैं क्या लूंगा, इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। हाँ जी। आ, नहीं, उसने ये नहीं बताया। उसने लोन लिया है, बोरोड इन कैश, हाँ, लोन लिया है। देखें, दूसरी बात ये है, लॉ ने ये भी कहा है कि अगर किसी का बिजनेस ही ये हो, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, तो वहां पर उसने सेक्शन 39 की ये बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 इसने जो लोन लिया है कैश में, तो क्या उसकी इम्प्लीकेशन भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसको, उसके अंदर लॉ ने एडवांस का वर्ड यूज किया है, लोन का वर्ड यूज किया है, यही किए हैं। और लोन का वर्ड यूज हुआ, आप वर्ड देख लेना जरा सेक्शन 39 में, उसको देख लेते हैं। पॉइंट उन्होंने बड़ा अच्छा रेज किया है। तो ये था कि जिस साल में मिलेगा उस साल आपकी टैक्सेबल इनकम कैसे बनेगी। हाँ, तो इस साल लिया है ना, 15/2 को हमने लिया है ना लोन कैश में। हाँ जी, हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखे ना मेरे स्टूडेंट, मैं अपने आप को शाबाशी दूं या आपको। वेरी गुड। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी जाना चाहिए, और इसके ऊपर इंटरेस्ट तो मिलेगा, उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास एक बिजनेस इनकम हो गई, कैपिटल गेन आ गया, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गई। अच्छा, सबा का उसने कुछ बताया है कि नहीं। ये है, ये सबा का उसने बता दिया। ड्यूरिंग द ईयर शी अर्नड 1.5 million by working as a freelance photographer. On 1st April, Sabah received 1.1 from Zafar in full settlement of a loan. The loan was provided on this at 10% per annum interest through proper banking channel. और इसने लोन दिया हुआ था किसी को। क्या मुसीबत है, लोगों से लोन ले रहे हैं और खुद लोगों को लोन दे रहे। लोन का मिलना जो है ये तो टैक्सेबल नहीं है, वापस मिलना बेशक कैश में मिले, ये बात याद रखिए। लोन का वापस मिलना कैश में ये टैक्सेबल नहीं है। लोन का लेना कैश में ये टैक्सेबल है। ये तो उसको पैसे वापस मिले हैं, बेशक बैंकिंग के थ्रू ना भी मिले होते हैं तो फिर भी टैक्सेबल ना होते हैं। लेकिन उसके ऊपर, इसके ऊपर क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट मिला हुआ है, राइट। और इंटरेस्ट किस में जा रहा है हमारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो चला जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट है, इसकी भी एक लॉजिकल हमें वो लेनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट जो पीएलएस अकाउंट पे आता है वो आपका सेपरेट ब्लॉक में है।
तो ये पीएलएस अकाउंट से नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे सोल्यूशन साथ साथ बताते जाइएगा, अगर मैं कहीं गलती करूं ये काम करते हुए तो फिर ले लेंगे कि खालिद साहब की इसमें क्या ओपिनियन है, वो कैसे उसको लेके वो चल रहे हैं। तो पहले तो हम एओपी की तरफ आते हैं कि एओपी की टैक्सेशन हमने करनी है। शीट के लिए चलती होगी। ये है चैप्टर 16। अच्छा, ये साथ साथ जरा प्लीज करते जाइएगा इसको। हाँ जी, लिया हुआ है? बस ठीक है, वेरी गुड। तो ये था लिबास एंड को। फॉन्ट ठीक है, सही नजर आ रहा है? ये साइज थोड़ा सा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स ईयर 2024। ये आ गई जी सबसे पहले बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में आपकी टैक्सेबल इनकम डायरेक्ट उन्होंने बता दी है ना, तो हमें जरूरत नहीं है उसके ऊपर छेड़खानी करने की। और इससे ऊपर हम रुपीज लिखते हैं। उसके बाद आ गया जी कैपिटल गेन्स, कंट्रोल वी यू। कैपिटल गेन में मैं समझता था कि स्टूडेंट मेरी पिक्चर नहीं देखते, वैसे स्क्रीन देख रहे होते। जी, कैपिटल गेन्स में हमारे पास कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं? नंबर वन, एक्स ओ के। ठीक है, एक्स ओ के सेल प्राइस। सेल प्राइस है जी इसकी 225 into 200। अच्छा, इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि इसको इनर कॉलम में ले आए, क्योंकि हमने बाहर एक एक फिगर लेकर जानी है। तो इसमें कर देंगे लेस परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितनी है जी इसकी? 200 into 200। 200 के into 200 -200 200। ये गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एक्स ओ के आ गया। सही है, जब नोट कर लें तो बता दीजिए। लिखा भी है कि बस स्पीड रेस दे दी है? लिखा है।
बुक सामने रख लें, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो प्लीज बुक सामने रख लिया करें। ये हो गया जी। अच्छा जी, अब आ गई दूसरी कंपनी, उसका नाम क्या है? पीबीबी लिमिटेड। पीबी लिमिटेड। और इसकी सेल प्राइस तो एक होगी, परचेज प्राइस इसकी डिफरेंट है। 100 × 180। ठीक है। 100 शेयर्स हैं और एक 180 का है। ठीक है। अब इसके अंदर जो परचेजेस हैं वो दो तरह की हैं। इसकी एक 55 शेयर्स वाली है, 145 पे, और 145, यानी 145 और 155 की। तो इसमें हो जाएंगे 55 145 के, और प्लस 45 के इंटू 150। 55। ठीक है जी। जी ठीक है जी। तो तीसरा हमारा ये था 78 का, OOI लिमिटेड का। और ये हमने 86 पे बाय किया था। 78 ये लॉस हो गया, इसमें तो हमें क्या हुआ, लॉस हो गया। तो OOI लिमिटेड सेल प्राइस। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका भी हो सकता है कि हम नंबर ऑफ शेयर जो हैं, जो 150 है ना, हम ये करें 150 के इंटू 78 - 86। ठीक है। इसका ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट ही यहाँ पर हम लॉस को ले आए। तो ये लॉस हो गया जी हमें 150
मल्टीप्लाई बाय 780 माइनस 86, ये हो गया। अब यहाँ मसला ये बन गया, ये किस में से निकालें हम, ये जो लॉस हुआ है हमें, क्योंकि लॉ ये कहता है सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटीज में एडजस्ट हो सकता है। अब चूंकि दोनों का रेट 12.5% है, तो हम कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये रेट एक सिक्योरिटी यहाँ पर 12.5% पे होती और एक 15% पे, फिर मसला होना था। फिर क्या करना था? फिर हम वेट पे करते, दोनों के बाय वेट इसमें से हम करते। पहले मैं बता रहा हूं, अभी कोई मसला नहीं है। अभी यानी मैं करूंगा ना, तो मैं इसको यहां पर ले लूंगा मैं। अभी मैं कहूंगा जी ये सिक्योरिटीज का नेट आ गया इस सारे का सारे 12.5% पे। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। तो मेरी एक फिगर ये आ गई और एक फिगर मेरी ये आ गई। ठीक हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि मेरी, अब चूंकि इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है। वो क्या है? लोन, लोन इन कैश। अच्छा, इसने इसमें एक और काम भी तो किया हुआ था ना, लोन भी तो बी के लिए लिया हुआ था। वो हमने माइनस नहीं किया। देखिए ना, आप गलतियां करी जा रहे हैं। हाँ जी, कॉस्ट में से करेंगे ना इसमें से, ये है ना, मजीद माइनस करेंगे ना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है जी हमारा? 5 मिलियन इंटू 10%, इंटू कितने दिन बनते हैं वो? 15 दो को लिया था ना। उसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ इंटरेस्ट भी तो दे रहा है ना वो। क्यों नहीं इंटरेस्ट दे रहे? लेना चाहिए ना, हम ले लेते हैं ना। तो 15% पूछ लेंगे भी, क्यों नहीं इसको ले रहे हैं। तो 5 मिलियन जो है हमारा बन गया 15 ऑफ फेब। कितने दिन हो गए? 15 को भी शामिल कर लेना उसमें, 28 तक चलें कि 29 दिन है ना। अब 24 के तो 29 डेज है। कितने 14 हो गए? मार्च, अप्रैल, मई और जून। 31, 30, 31 और 30, टोटल डेज कितने हो गए? 136 हो गए। तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 5 मिलियन इंटू 15% इंटू कितने? 136 डिवाइडेड बाय 365, 3/60, क्योंकि पूरे साल में 366 होने हैं ना। देखें, ऐसा नहीं नॉर्मली होता कि आप इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन एग्जाम में कर रहे हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया जी -5 इंटू 0.15 इंटू 136 डिवाइडेड बाय 366। तो दिस प्लस दिस, मजीद लॉस बढ़ गया ना। तो ये जो है वो इस मेरे मुताबिक तो ये होना चाहिए, बाकी देख लेंगे क्या करें। ठीक है। लोन इन कैश 5 मिलियन टोटल आ गया। आप कहेंगे सर इसको भी डेज में लेना है, वो इंटरेस्ट लेते हैं। ये तो आपने लोन लिया हुआ है ना, ये उसमें लेते हैं। ठीक है जी। तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? बिजनेस प्लस सिक्योरिटीज प्लस ये, तो ये हमारी आ गई जी टैक्सेबल इनकम।
इनकम इंक्लूसिव ऑफ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो लेस कर देंगे आप इसमें से, लेस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है, ये टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये एओपी की इनकम आ गई। और यही डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, यही। तो लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो सभा के पास जाएंगे तो फिर ये काम करेंगे। ले जी, अब हम इसका टैक्स रेट देखेंगे एओपी का, कि एओपी का टैक्स रेट क्या है। तो वो हमें फिर जाना पड़ेगा टैक्स रेट्स में, नॉन सैलरी के रेट्स हमें वो देखने पड़ेंगे। और टैक्स रेट्स कहाँ पड़ेगा? 13 मिलियन लास्ट स्लैब में फॉल करेगा। टैक्स रेट मैं उसको टैप करना चाह रहा हूँ ताकि बार बार जो है वो नहीं होगा। अच्छा जी, ये कौन से हैं इंडिविजुअल नॉन सैलरीड केस, ये है ना 4,365 प्लस 35%। तो ये आ जाएगा टैक्स, टैक्स इनकम 765, 765 प्लस 35% of the amount, 13.5 million minus 4 million, 765 प्लस, हाँ जी, थैंक यू, ये आ गया। ठीक है जी, तो एओपी का क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट। सही है। हाँ जी, हाँ इसमें हम करेंगे ऐड। देखें पूरा ना सोचा, फुल टाइम टीचर हो नहीं सकता, फॉरेन सोर्स इनकम है कोई नहीं, और डोनेशन भी नहीं है, टैक्स क्रेडिट कोई नहीं है, तो ऐड आ जाएगा टैक्स ऑन ब्लॉक ऑफ इनकम। अच्छा मुझे याद कराना, मैं बताता हूँ, अगर रेट डिफरेंट होते हैं तो फिर कैसे हैंडल करना है इसे। ये है कि जी टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5% ऑफ 6,796,311। तो ये आ गई इनकी टोटल टैक्स। टैक्स
ठीक है जी। अब आते हैं टैक्सेशन ऑफ सबा। टैक्सेशन ऑफ सबा। तो मेंबर की टैक्सेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें? शेयर फ्रॉम एओपी। शेयर फ्रॉम एओपी तो टैक्सेबल इनकम कितनी है जी यहाँ पर हमारी? एक्सक्लूसिव ये सबा शेयर कितना आ गया जी? 1/4 ऑफ 13.5 मिलियन। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, ये फिगर ये आ गया। ये हो गया ना स्टेप वन। अब चलते हैं इसकी टैक्सेशन के ऊपर। इसकी बिजनेस इनकम है सबा की। ड्यूरिंग द ईयर वर्किंग एज फ्रीलांसर, तो बिजनेस है ना, 15 लाख बिजनेस हो गया और इंटरेस्ट हो गया। बिजनेस इनकम और इनकम प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा, ये प्रॉफिट ऑन डेट इन्होंने अ, इसको सेपरेट टैक्स तो नहीं किया हुआ? हालत साहब को देखिएगा। हाँ जी। नहीं, सेपरेट ब्लॉक में तो नहीं, बाद में लिया हुआ? 5 मिलियन से ज्यादा बेटा। नहीं, सिर्फ वो प्रॉफिट ऑन पीएलएस अकाउंट है ना, ये पीएलएस तो नहीं मिल रहा ना भाई। वो तो प्रॉफिट ऑन पीएलएस है, पीएलएस से, अब ये पीएलएस अकाउंट से तो नहीं इसको मिल रहा ना प्रॉफिट। इसका टैक्स देखें, सब मेरे सर ने लिया हुआ? लिया हुआ इनकम, यानी अलग सेपरेट ब्लॉक में लिया हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो नहीं है ना। वो कितना है इसके पास? 1.1 मिलियन इंटू 15%। कोई डेट बताइए इसकी, कब दिया? 10%। 10 है 15%? 10%। कोई डेट बताइए, कब दिया लोन? हाँ जी। 1 अप्रैल 2020। कितने दिन बनते हैं? पूरा साल। 1 अप्रैल से पूरा साल कैसे बनेगा? ये 9 महीने बनेंगे। 1 अप्रैल 23 से दिया हुआ ना, तो हम तो 1 जुलाई से लेना है, पूरा साल हो गया। तो ये हो गया जी इंटू 0.1। जी 110% है, ये 1.1 मिलियन। उन्होंने तो फुल सेटलमेंट ऑफ लोन सर ने भी आगे से 110%। फुल सेटलमेंट ऑफ लोन। इंटरेस्ट भी इंक्लूड 10%। अच्छा, फुल सेटलमेंट ऑफ लोन। फुल सेटलमेंट ऑफ लोन विच वाज प्रोवाइडेड। अजम्पशन हो सकती है ये, कि जी अज्यूम किया गया जी इसके अंदर ही सूद भी शामिल है, तो फिर ऐसे कर सकते हैं उसको। तो ये डिवाइडेड बाय 110%, तो 1 लाख ही हो गया ना। तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी इसकी? दिस प्लस दिस। ठीक है। अब इसमें देखिएगा कोई ज़कात वगैरह कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें करेंगे ऐड शेयर फ्रॉम एओपी। ये आ जाएगी इसकी टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। अच्छा, अब असल इसकी टैक्सेबल इनकम है 16 लाख रुपया। ठीक है, हम इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे और जो उस टैक्स की परसेंट एवरेज आएगी वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर 4(9) के ऊपर हम लेते हैं ना, नॉन सैलरीड केस है। अब टैक्सेशन के ऊपर हम चलेंगे। टैक्सेशन एज अ नॉन सैलरीड केस।
तो उसका था 765 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट 4975 -4। ठीक है जी। ये आ गया। ठीक है, ये टैक्स आ गया इस अमाउंट के ऊपर। ठीक है ना। हम अब क्या करेंगे, इसका एवरेज लेंगे। कैसे एवरेज लेंगे? इस अमाउंट को इस पे डिवाइड करेंगे या इसको इस पे डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। इनिशियल टैक्सेबल अमाउंट तो ये है। तो अब इसका तरीकेकार क्या होगा कि इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, आप इसको यहाँ लिख दीजिएगा 116। या आप इसको ऐसे लिख लेंगे 1106250 डिवाइडेड बाय 4975 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मिलियन। दोस्तों टैक्सेबल अमाउंट। तो इस चीज ने तो सिर्फ आपको एवरेज रेट दिया, इसके ऊपर करके ये आ जाए। ये था जी हमारा आंसर। जी ठीक है। तो इसमें सेपरेट ब्लॉक भी आ गई, सिक्योरिटीज की आ गई, जो है वो शेयर फ्रॉम एओपी का भी टेस्टिंग वो हो गया। अब चलते हैं दोबारा अपने इशू के ऊपर। ये हो गया, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हो गया था हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, भी बता देना, मैं करवा दूँ या। हाँ, वो मैंने कहा कि अगर वो हो जाए इसके अंदर ही, मैंने कहा कि अगर हम इस लॉस को कैसे एडजस्ट करते हैं। अच्छा देखिए, बस अब देखते हैं, अज्यूम करें कि मेरे पास ये सीन होता कि इस लॉस को मैंने इन दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। मसला ये होता कि ये वाली जो है सिक्योरिटीज, लेट्स सपोज के 15% अज्यूम कर रहा हूँ, इस सवाल का हिस्सा नहीं है, और ये हो रही होती 12.5% के ऊपर। तो फिर कैसे करते? उसका तरीका ये होता है कि आप बाय वेट इसको इसमें करें। बाय वेट क्या है कि आप इसको पांच, इसको इस अमाउंट को लिख लें और इस अमाउंट को लिख लें, इन दोनों का कर लें टोटल, और यहां पर इस लॉस को लिख लें। ठीक है। तो अब इसका तरीका ये था कि आप दिस डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, और दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये होता है। तो इसकी टैक्सेबल इनकम होती 5 प्लस दिस, इसकी ये हो जाती, और प्लस दिस।
तो फिर आप देखें असल में आपका जो गेन आता है ना, वो फिर भी यही आना था, ये वाला है, यस। आना यही था। लेकिन फर्क ये होना था कि अब इसके ऊपर आपको 15% टैक्स लेते और इसके ऊपर 12.5% टैक्स लेते, फिर लॉस को प्रोपोर्शनेट आप दोनों में कर देते। ये रूल्स में लिखा हुआ है। अच्छी बात है कि उसमें, लेकिन अगर ऐसी चीज आ जाती है, आप एग्जाम में इसको नॉर्मल सेट ऑफ करके आगे गुजर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एग्जामिनर आपको मारेगा नहीं उधर, थप्पड़ नहीं मारेगा, गाली नहीं देगा। भाई ये हो जाता है, मिस्टेक हो जाती, कोई मसला नहीं। तो इसलिए उससे आपने जो है वो परेशान नहीं होना, ये भी ये चीज इस तरह से क्यों हो गई। इज इट क्लियर? तो ये फिर ये सीन होता है, एडिशनली मैंने आपको ये बात बता दी है इसके अंदर। चले जी। हाँ जी। 16.9, ये वाला बताएं, ये हो गया था मेज वाला। इसमें साल चेंज हो रहा था, इसमें उसने मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग को चेंज किया था। आप में कितने लोग हैं जिन्होंने कर लिया, ये बताया जरा। ये वाला 16.19 कितने लोग हैं जिन्होंने किया है ये? 16.16 एक, चलें वो भी कर लेते हैं। मिस्टर जी का है ये, इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, राइट, 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 का ये है, टोटल 7 का ये है। हाँ, 10 ये है और 7 जो है वो ये वाला है। अच्छा, आज ना लॉस का भी क्वेश्चन मैंने करवाना, जिसमें लॉस एडजस्ट हो रहा हो, वो बेशक पिछले चैप्टर में ही हो, उसको भी करना, ताकि लॉस को भी हम जो है वो देख सके। लेकिन ए और बी की टैक्सेबल इनकम जो है वो लास्ट में आए, फिर आगे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वो अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा रूल में लिखो। हाँ जी, लॉस नहीं आगे जाएगा। ले जी, ये हमारे पास है जी, मिस्टर एम, मिस्टर ए एंड मिस्टर जी आर पार्टनर्स ऑफ अ रेजिडेंट फर्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो इसके पार्टनर हैं। क्वेश्चन है जी हमारा मार्च 2019 का, इसको जरा हम देखते हैं। ओके, अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ मेज एंटरप्राइजेस, इस नाम से है, विच इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड लोकल सप्लाई ऑफ ऑटो स्पेयर पार्ट्स, ऑल पार्टनर्स इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द फर्म। उसके उनके इक्वल जो है वो शेयर्स मौजूद हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मेज फॉर द टैक्स ईयर दिस, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, फाइनेंशियल चार्जेस, ये वाला पॉइंट है जहां से हमने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस को हमको पढ़ते हुए देखना होता है कि कहीं इसके अंदर कोई इनएडमिसिबल एक्सपेंस तो नहीं है, उसके लिए नोट की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर के ऊपर ये हमारा है जी पेज नंबर 21, हम चलते हैं फर्स्ट के ऊपर। मैं आपको ये पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर उसने लिखा हुआ है, सेल्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स इसमें से नहीं कटा हुआ। परचेजेस गिवन है, सैलरी टू प्रोडक्शन मैनेजर, अगर कुछ नहीं बताया तो ठीक है। डिप्रिसिएशन, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरी टू पार्टनर है। अब ये देखो, ये उसने यही बता दिया, तो इसका मतलब ये हम अपने इस प्रॉफिट में जाके क्या करेंगे, इसको ऐड बैक करेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट, डिप्रिसिएशन ऑन फाइनेंस लीज, ये भी ऐड हो जाएगी। फाइनेंस चार्जेस ऑन फाइनेंस लीज, ये भी ऐड होगी। एडवर्टीजमेंट का कुछ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये एक ऐसी जगह है जहां यहीं से हमें एक्सपेंसेस मिल गए। आजकल के स्टाइल में ये क्वेश्चन मैंने दोबारा नहीं देखा कि उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिया हो, रादर ये इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है, ये इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करता है। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी देखना एक वो चीज हो। तो ये फाइनेंस चार्जेस और लीज ऐसे चाहिए नहीं मैनेज करना। नहीं, लीज के ऊपर आपको सिर्फ रेंटल अलाउ होती है, ये अलाउ होती है। लीज के ऊपर अगर आप डिप्रिसिएशन, फाइनेंशियल चार्जेस, इंश्योरेंस, नथिंग इज अलाउड। सिर्फ एक सूरत है कि ये जॉइंटली ओन्ड हो एसेट, उसके साथ आपके और
जो मौलवी बैंक है उसके साथ, इस्लामिक बैंक। ठीक है जी। ये देखिए, ये मैं कैसे डायरेक्ट इस पे आ गया क्वेश्चन है, कैसे आया, कंट्रोल जी करके। जी नहीं कहते, ये इतने हम जी हैं, हम घर में 10 जी हैं, 12 जी हैं, तो ये वो जी है, जी जी नहीं करते, जी हजूरी, ये वो जी है लेकिन वहाँ रेंटल से मुराद वो पैसे हैं जो हम पे करते हैं जो हम बैंक को पे करते हैं। एज अ जो ली हुई है चीज उसके बदले मतलब। उसके बदले में जो किस्त नहीं देते, यस। उस किस्त में उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होती है, उसके अंदर उसका वो इंटरेस्ट भी शामिल होता है, इंश्योरेंस भी शामिल होता है, वो पूरी अमाउंट एक्सपेंस होता है। ठीक है। अगर उसी साल वो एसेट आपको मिल जाए तो फिर वहां वो उस साल डिप्रिसिएशन आपको मिलती है, रेंटल भी मिल जाती है, दोनों मिल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसी साल आप हैं, आपने यहाँ पर उसको जो है वो 5 रुपए रेंटल दे दी हुई है, और एसेट आपको जब मिला तो उसकी जो रेजिजुअल वैल्यू है वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी, फर्ज करें वो 2 रुपए है, तो 2 रुपए के ऊपर पूरी डिप्रिसिएशन मिल जाएगी आपको, और ये रेंटल भी पूरा एक्सपेंस आपको मिल जाए, दोनों चीजें मिल जाती। और अगर ऑपरेटिंग लीज पे चीजें ली गई हैं तो उसके जो वो दोनों, ऑपरेटिंग हो फाइनेंस लीज हो, दोनों में एक ही रूल है कि जो रेंट पे कर रहे हैं वो रेंट आपको लॉ, वो रेंट के अंदर क्या क्या शामिल है लॉ इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करता। जाहिर बात है कि जब आप रेंट एक कार वालों से गाड़ी बाई करेंगे तो उसमें सिर्फ रेंट ही होता है गाड़ी, वो गाड़ी आपने खरीदनी नहीं होती। लेकिन जब बैंक से लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होती है, इंश्योरेंस भी शामिल होती है, वो सारी चीजें उसमें शामिल होती है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, तो मेज के साथ ये वाली अमाउंट इसमें शामिल है। अदर इन्फॉर्मेशन, द अबव अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, कहता है ये कैश बेसिस पे प्रिपेयर किए गए हैं। कैश बेसिस पे अगर प्रिपेयर किए जाए तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है ये एब्जॉर्प्शन पे भी हो सकता है, मार्जिनल पे भी हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन उस शख्स के पास मौजूद हैं जो कैश बेसिस पे अपने अकाउंट्स बनाता है। कंपनी के लिए तो ये ऑप्शन मौजूद है ही नहीं, क्योंकि उसने एक्रूवल बेसिस पे अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं। एंड स्टॉक इन ट्रेड हैज बीन वैल्यूड ऑन द प्राइम कॉस्ट मेथड, यानी मार्जिनल मीन प्राइम कॉस्ट मेथड जो इससे लिया गया है, यहां तक तो बात कोई मसला नहीं। हाउएवर, ताहम, द पार्टनर्स वांट टू चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम कैश टू अप्रूवल बेसिस, यहां तक भी चाहना तो और बात है ना, जब तक कि आप उसको आप चाहते तो बहुत सारे लोगों को है, तो चाहना तो कोई नहीं है। सवाल ये है कि आपने अप्लाई किया और आपको इजाजत मिल गई या नहीं मिली, यहां तक भी कोई मसला नहीं है। अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंट्स बनाएं तो बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, तो फिर एक्चुअल रिवर्सल ये सब खत्म, क्योंकि आप सेल रिकॉर्ड इस वक्त करते हो जब आपको पैसे मिलते हैं, तो फिर बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट खत्म सारा। In respect of the following information has been gathered: stock under prime method, stock under absorption cost method। लेकिन उसने अभी तक ये नहीं बताया कि उसने अप्लाई किया या नहीं किया। देखिए नीचे कुछ भी नहीं बता रहा कि उसने अप्लाई किया, उसको इजाजत मिल गई या नहीं मिल गई। नीचे इसकी रिक्वायरमेंट में देखते हैं, यहाँ कोई उसने चवल ना मार दी हो। यूजिंग, हाँ ये देखिए एक्रूवल भी देखा, अब चाहत खत्म हो गई। कहता जी आप अपना प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे और टैक्स पेएबल बाय यूजिंग एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सही है। अब जरा आते हैं दोबारा अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। देखें हमारे इस क्वेश्चन में जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग ये हमारा कब हो रहा है, 30 जून 24 को, ये कब था, 30 जून 23 को। तो इस साल का जो ओपनिंग है वो हमारे साल का क्या होगा, यानी इस साल का क्लोजिंग और हमारे साल का होगा ओपनिंग होगा, हमारे का ओपनिंग होगा, ये इसका क्लोजिंग था। अब ये उसने बनाया हुआ है, ठीक है, ये उसने प्राइम कॉस्ट में ओपनिंग में, ये मैं गलत तो नहीं कर रही, प्राइम का ये प्राइम में है ओपनिंग और ये क्लोजिंग है। चलें बहरहाल, ये देखें सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं कि ये वाली जो 5.2 मिलियन है,
प्राइम कॉस्ट पे ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, और ये एब्जॉर्प्शन पे ओपनिंग बैलेंस है। हमने क्या करना है, हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो किस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। एक चीज तो ये होनी चाहिए, क्या ये ओपनिंग बैलेंस भी हमारा जो है वो इस पे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमने किसको लेना है, हमने लेना है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट को, इस मेथड को चूज करना, क्योंकि हम एक्रूवल पे जा चुके हुए हैं, ठीक है। इस साल हम एक्रूवल पे नहीं थे, इस साल हम एक्रूवल पे, लिहाजा हमें इसको नहीं छेड़ना, ये ठीक है। हमें एडजस्टमेंट किसकी डालनी है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही कि नहीं, समझ आ रही। यानी मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हुआ है, तो हमने ये इसको लेके चलना था। क्या कर रहे हैं, वेल स्टेटमेंट कहाँ से ये, मैं दोबारा इसको आपको बताता हूँ। हमें एक्रूवल बेसिस के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाने हैं, तो हमारा एक्रूवल बेसिस के ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों किस पे होने चाहिए, एक्रूवल बेसिस पे होने चाहिए। लेकिन चूंकि पिछले साल हम कैश बेसिस मेथड यूज कर रहे थे, तो उसके अंदर प्राइम चल जाएगा, तो इसलिए हमें उसको छेड़ना नहीं है। करंटली हमारा ये जो है ना, ये वाली अमाउंट जो है क्लोजिंग बैलेंस, उसके अंदर इन अमाउंट्स को लिया गया है। तो देखना क्या है कि ये दोनों ठीक है या गलत है। हम कहते हैं यहां पर ये वाली अमाउंट ओके है, इसको छेड़ना नहीं, क्योंकि पिछले साल कैश बेसिस पे थे और वहां प्राइम कॉस्ट मेथड चल जाता है। अब ये वाली फिगर गलत है, ये फिगर क्या है, गलत है। अब क्लोजिंग स्टॉक को हमने कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू योर इनकम, यानी प्रॉफिट में क्या होती है, ऐड होती है। यानी हम ये कहेंगे कि ये हमारे इस वक्त प्रॉफिट में 7.5 मिलियन एडेड है, तो इसमें क्या करेंगे, 7.5 मिलियन को माइनस करेंगे और ऐड करेंगे 8.8 मिलियन को। सही हो गया, ये इसकी एडजस्टमेंट, ठीक है। कहता है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ यूज्ड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना 31st। अगर कहा जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड उसमें शामिल है, तो मींस आपके इस प्रॉफिट में से माइनस हुई हुई है चीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होना माइनस हुई है, एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड होना माइनस हुई है, अदर इनकम में ऐड होना ऐड हुई हुई है, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होना ऐड हुई हुई है, ओपनिंग स्टॉक में ऐड होना माइनस हुई हुई है। ये चीजें पता होनी चाहिए। मशीनरी जो कि 31 जून को की गई थी, अमाउंटिंग ₹2.11 बिलियन। द कॉस्ट इंक्लूड पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑफ 90,000 एंड इनकम टैक्स ऑफ दिस। अब ये क्या है, कहीं उसने X8 तो नहीं अज्यूम किया हुआ, कुछ नहीं बताया हुआ। टैक्स ईयर X9 है, टैक्स ईयर एक्स, तो ये हमारे साल में ही है ना। हमारा साल कब से शुरू हो रहा है, 1 जुलाई X8 से 30 जून X9 के ऊपर, यही चल रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये मशीनरी उसमें शामिल है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउ है। कितनी थी इसको, तो इसको क्या करेंगे हम, ऐड बैक कर देंगे। पहली बात क्या करेंगे, ऐड करेंगे। द कॉस्ट इंक्लूड पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी ऐसा एक्सपेंस है जो एक्सपेंस कहलाता है, ये किसी प्रॉफिट पे बेस नहीं करता। सेक्शन 21 इसको डिसअलाउ नहीं करता। वो इनकम टैक्स को डिसअलाउ करता है, एडवांस टैक्स को डिसअलाउ करता है, सेल्स टैक्स जो कि एडजस्ट होना है उसको डिसअलाउ करता है। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मशीनरी पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उस वक्त उसमें से 110 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कॉस्ट में हिस्सा नहीं है। सेक्शन 21 इसको एक्सपेंस अलाउ नहीं करता, ये उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं, ये एडवांस टैक्स बनेगा। ये क्या बनेगा, समझ आ रही कि नहीं। हाँ जी, यूज मशीनरी, हाँ आएगा इनिशियल अलाउंस, क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफा इस्तेमाल हो रही है। ज्यादा तेज नहीं हो गए हो आप, हैं, ठीक है। इनिशियल अलाउंस भी मिलेगा, अलाउंस भी मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि इसको सबसे एंड पे माइनस करेंगे।
मैंने आपको तरीका बताया। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, इससे क्या मुराद है? पेमेंट ऑफ 380 टू अ लोकल होटल फॉर होल्डिंग ईद मिलन पार्टी फॉर द एम्प्लॉयज की कस्टमर एंड देयर फैमिलीज, अलाउ है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर सेक्शन 21 कहता अलाउ है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पेमेंट ऑफ फिक्स्ड मंथली रेमुनरेशन 150 टू ईच पार्टनर, डिस अलाउ, ऐड कर देंगे। पेमेंट ऑफ 180 टू परचेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसको भी ऐड करेंगे। और उसके बाद करेंगे अमोर्टाइजेशन, और वो भी एंड पे। इसका भी डबल ट्रीटमेंट होगा, इसका भी डबल ट्रीटमेंट होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका भी डबल ट्रीटमेंट होगा। पहले इसको ऐड बैक करेंगे, बाद में इसके ऊपर वो कैलकुलेट करेंगे। इसका डबल ट्रीटमेंट क्यों करेंगे भाई? ऐसे ही हर बात के ऊपर कहते हो कि तू क्या है। फाइनेंशियल चार्जेस आर नेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इनकम 360, ठीक है। नेट ऑफ टैक्स 10% डिडक्टेड बाय द बैंक अर्न्ड बाय द फर्म ऑन इट्स सेविंग अकाउंट। कहता है फाइनेंशियल चार्जेस में से इनकम को भी माइनस कर दिया हुआ है। असल में ये बिजनेस का हिस्सा तो पहली बात है ही नहीं। आपको जो इंटरेस्ट मिला, देखें, मैंने बैंक को इंटरेस्ट पे किया 100 रुपया, मुझे इंटरेस्ट मिला 20 रुपये, तो मैंने माइनस कर दिए, तो बाकी हो गया 80 रुपीज। वो कहता है ये शो हो रहे हैं, जबकि ट्रीटमेंट ही गलत है भाई। ये बिजनेस के हैं, ये बिजनेस में आप डालें। ये जो है ये तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो आपने इसको कहाँ को सेड़ा हुआ है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो 360 है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम? पहले ऐड कर देंगे। इनकम है, सॉरी, इनकम है ना, ऐड हुई है, क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। इनकम ऐड होती है ना, इसको यहाँ 360 को क्या करेंगे? जाके माइनस करेंगे। फिर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके 360 डिवाइडेड बाय 0.90 के साथ अपनी इनकम में ऐड करेंगे, ये इसकी ग्रॉस अमाउंट है। फिर इसको सेपरेट ब्लॉक के तौर पे माइनस करेंगे, फिर टैक्स में जाके क्या करेंगे? इसका टैक्स लेंगे। तो इसके कितने ट्रीटमेंट होंगे? 3, ट्रिपल, 4 होंगे। चलो, नंबर 1 बताएं, इसको इनकम में ऐड बैक करेंगे। नंबर 2, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके ऐड करेंगे। नंबर 3, जाके फिर सेपरेट ब्लॉक के तौर के ऊपर माइनस करेंगे। और नंबर 4, इसका टैक्स लाइबिलिटी में जाके सेपरेट ब्लॉक में ऐड करें। और एडवांस टैक्स में जाके एडवांस टैक्स माइनस करें। पांचों उंगलियां घी में। तो इधर जो माइनस होगा वो 360 होगा, और जो उधर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड हाँ, होगा। जब, हाँ, इनका सवाल ये है कि -360 होगा, लेकिन इनकम है। देखिए, जो चीज जैसे पड़ी होती है ना, पहले उसको निकालें वहां से एज इट इज, जहां लेकर जाना है उसके मुताबिक लेकर जाए। मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी मिसाल अक्सर बल्कि मैं देता हूँ। एक शादी हॉल है, ये बल्कि हॉल है, उसमें एक जगह पर 40वां है और एक जगह शादी हो रही। हाँ, होते हैं ना, 40वें होते हैं और फुल शरीफ होते हैं, सारा कुछ होता है। अब एक साहब जो है, वो उनको 40वें की दावत थी, और वो जनाब सूटेड बूटेड होके खुशबू लगा के अरूसी लिबास पहन के और वो चले गए हैं शादी हॉल में। उनसे कोई पूछता भी आप शादी पे आए? उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे तो, मैं तो 40वें पे आया हूँ। तो दो काम करेंगे आप, पहले तो उनको वहां से बाहर निकालेंगे कि भाई ये हॉल आपके लिए नहीं है, चलो बाहर। दूसरा, उसको कहना है कि ये लिबास पहन के वहां नहीं जाना, और ये जो तुम दांत निकाल रहे हो ना यहाँ, ये शादी वाला मुंह भी नहीं बनाना, मुंह भी आपने मरग वाला बनाना है, अफसोस वाला बनाना है। अब आपने पहले उसको एज इट इज बाहर निकाला, फिर उसके कपड़े चेंज करो, दूसरे कपड़े पहन के जाओ। क्या आपने शादी हॉल में कपड़े चेंज करवा दिए उसके? नहीं ना। बिल्कुल यही जो चीज गलत पड़ी हुई है ना, पहले उसको, वो गलत है या ठीक है, उसको पहले वहां एडजस्ट कर दो, उसकी रिवर्सल डालो। लेकिन जब अपनी जगह रखना है तो वहां उसकी सही अमाउंट लेकर जानी है। इनकम में कभी भी टैक्स माइनस नहीं होता, कोई भी हो, एफटीआर की हो, जो भी हो, उसमें कभी भी टैक्स माइनस, तो वहां जाके उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी। यूजिंग ग्रूवल बेसिस कहते हैं जी, टैक्स टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। नंबर दिए हैं जी उन्होंने हमें 10। चलें इसको करते हैं मेज वाले क्वेश्चन को।
मुझे बता दिया करें, यहाँ मैं स्टॉप कर दिया करूँ हर क्वेश्चन की, ताकि क्लिप अलग बनता जाए। अगर किसी स्टूडेंट ने मेज वाला क्वेश्चन करना है तो सॉफ्टवेयर में मेज मिल जाए। यस, जब बाद में कट हो सकता है। तो नहीं, अब तो आधा पढ़ लिया मैंने सारा क्वेश्चन, अब तो प्रोग्राम चल गया होगा। लें जी, चलें जी। अब आगे जी हमारे पास मेज, मेज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। हाँ जी, 11 बजे, 12 बजे तक वो करेंगे। अब बताइए, इसमें सैलरी हो सकती है ओपी में? नहीं। बिजनेस इनकम है? बिल्कुल है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे बिजनेस इनकम, कंट्रोल बी यू करेंगे, लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस अमाउंट को यहाँ रुपीज लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। किताबें खोल लें, चीजें अपने सामने रख लें, ताकि क्वेश्चन की आपको समझ आनी शुरू हो जाए। Add pen। वो ये वाला सवाल वैसे असाइनमेंट मिलना चाहिए। ये वाला आपने समझा तो दिया, हमने समझा तो आपने दिया, खुद करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। खुद कर ले। ये समझ दे दें कोई यहाँ पे हमें समझा समझा दिया। हाँ जी, समझा दें जितनी हो सकता अच्छा चलें बताएं जी जी। हाँ जी, ये पेमेंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अच्छा, कैलकुलेशन करवा दो इसकी। वो कहता है जी 180 फॉर द परचेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, तो पहले तो इसको हम ऐड कर देंगे। दूसरा, इसकी अमोर्टाइजेशन करेंगे। अच्छा खालिद साहब, दरमियान में डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कर जाते हैं, मैंने आपको बताया कि बाद में करनी है। तो अब आप क्या करेंगे कि 180 को इसकी लाइफ पे डिवाइड करेंगे, वो कितनी है 15 साल, मल्टीप्लाई करेंगे 365, तो एक दिन का लाइफ हो गई। हमने यूज कब करना शुरू किया इसको? 1 जनवरी X9 को। इसको शामिल कर लें, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये गिने। जून के जनवरी 31, 28, 31, 30, 31 और 30। तो 1 और 2 इधर डाल दें, 30 हो गया, तो 6 × 3 = 18, और 181 हो गया। 181, देसी आदमी हूँ, पहाड़े ऐसे याद किए। ठीक है, तो 181 ये इसकी अमोर्टाइजेशन आ जाए। 551 ये अमोर्टाइजेशन, और ऊपर डिप्रिसिएशन दोनों माइनस कर। तो इसमें एओपी का क्वेश्चन भी है और साथ मिस्टर जी का भी है, दोनों को आपने कैलकुलेट करना। करिएगा जरूर, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, करिएगा जरूर। ये वाली, ये वाली आप वन कितने पार्टनर है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देंगे। फिर जब शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करेंगे, तो वहां ये अमाउंट दोबारा यूज होगी। यानी आपके जो पार्टनर हैं तीनों, ए, बी और सी, तीनों पार्टनर हैं, ठीक है ना? तो उसके अंदर आप 150, 150 और 150 पहले ऐड करेंगे, 450। नीचे जो शेयर फ्रॉम एओपी होगा वो यहाँ लिखेंगे, जो बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन आएगी वो इनमें डिवाइड कर देंगे। तो फिर मिस्टर जी का जो शेयर आएगा, ये शेयर फ्रॉम एओपी होगा जो उसकी इनकम में ऐड होगा। देखिए, मैं आपकी स्वाबदीद पे कर रहा हूँ कि सर आपने करवा दिया और करवा दिया, ठीक है। कोई लॉस का भी देखते हैं जरा।